दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग घटना चक्र जीएस पॉइंटर की जो सीरीज देख रहे थे उसके तहत दोस्तों हम लोग सब्जेक्ट देख रहे थे बायो यानी कि जीव विज्ञान। ठीक है दोस्तों, और आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे दोस्तों, वह है हमारा पादप कार्यकी। यहाँ देखिए, ठीक है दोस्तों, देखिए पादप कार्यकी, ठीक है। और इसके तहत हमारा टॉपिक होगा पहला दोस्तों, वह है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, यहाँ देखिए, ठीक है। पहला पॉइंट देखिए दोस्तों, ठीक है, शुरू करेंगे। चलिए, कह रहा दोस्तों कि पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में लोहा, तांबा, मैग्नीज और मैग्नीशियम में से जो तत्व पाया जाता है तो याद रखें दोस्तों मैग्नीशियम। ठीक है, क्या कह रहा है, पहला देखिए, कह रहा दोस्तों कि पर्णहरित क्लोरोफिल में लोहा, तांबा, मैग्नीज और मैग्नीशियम में से जो तत्व पाया जाता है उसको याद रखिए दोस्तों, वह है हमारा मैग्नीशियम। ठीक है दोस्तों, फिर देखें कि पर्णहरित क्लोरोफिल में लोहा, तांबा, मैग्नीज और मैग्नीशियम में से जो तत्व पाया जाता है वह है दोस्तों हमारा मैग्नीशियम। फिर देखें अगला टॉपिक। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखेंगे, कैल्शियम, कार्बन, मैग्नीशियम एवं हाइड्रोजन में से क्लोरोफिल का घटक नहीं है तो याद रखिए दोस्तों हमारा कैल्शियम। ठीक है, चलिए यहाँ देखें फिर कि कैल्शियम, कार्बन, मैग्नीशियम एवं हाइड्रोजन में से क्लोरोफिल का घटक नहीं है तो याद रखिए दोस्तों कैल्शियम। ठीक है, फिर देखिए कैल्शियम, कार्बन, मैग्नीशियम एवं हाइड्रोजन में से क्लोरोफिल का घटक नहीं है तो याद रखिए दोस्तों हमारा कैल्शियम। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखें। कह रहा है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है यानी कि बाई प्रोडक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है दोस्तों, याद रखिए O2 यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है तो याद रखिए दोस्तों O2 यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखेंगे क्या है। कह रहा दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं तो याद रखिए CO2। ठीक है, क्या है, कह रहा है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं तो याद रखिए दोस्तों CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखें। कह रहा कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, कह रहा है कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है तो याद रखिए दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन को छोड़ना। ठीक है, चलिए फिर देखिए हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए। कह रहा है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा उपयोग की जाती है। क्या है, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में, चलिए दोस्तों देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा उपयोग की जाती है तो याद रखिए दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा उपयोग की जाती है तो याद रखिए दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर देखिए दोस्तों यहाँ कह रहा है CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है CO2। ठीक, फिर है दोस्तों N2, फिर है दोस्तों O2। गैसों में से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है दोस्तों तो याद रखिए CO2। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए कह रहा है कि CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, N2 एवं O2 गैसों में से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है तो याद रखिए दोस्तों CO2। ठीक है, फिर देखिए CO, CO2, N2 एवं O2 गैसों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है दोस्तों तो याद रखिए दोस्तों वह है हमारा, देखेंगे यहां, चलिए देखिए फिर से देखिए यहां ध्यान से देखें। कह रहा दोस्तों यहां देखिए, ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों CO, CO2, N2 एवं O2 गैसों में से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है तो याद रखिए दोस्तों CO2। ठीक है, फिर देखिए यहां ध्यान से देखें क्या कह रहा है, यहां ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए देखिए CO, CO2, N2 एवं O2 गैसों में से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है तो याद रखें दोस्तों CO2 हमारी कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, आगे के पॉइंट को देखेंगे, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट को देखेंगे क्या दिए गए हमारे। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे, ठीक है, देखेंगे, चलिए ध्यान से देखिए। कह रहा है दोस्तों हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण होता है तो याद रखिए दोस्तों रासायनिक ऊर्जा के रूप में। क्या है, कह रहा दोस्तों कि हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण होता है तो याद रखिए दोस्तों रासायनिक ऊर्जा के रूप में। ठीक है, फिर देखिए कह रहा दोस्तों कि हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण होता है तो याद रखिए दोस्तों रासायनिक ऊर्जा के रूप में। ठीक है, एक बार और देखेंगे, हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण होता है दोस्तों तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। कह रहा दोस्तों प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए सूर्य प्रकाश, ऑक्सीजन, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में से उपस्थिति आवश्यक नहीं है तो याद रखिए दोस्तों ऑक्सीजन की। ठीक है, फिर देखिए दोनों पॉइंट, हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण होता है दोस्तों तो याद रखिए हमारा यह हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा के रूप में। ठीक है, चलिए फिर देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए सूर्य प्रकाश, ऑक्सीजन, जल एवं
एवं कार्बन डाइऑक्साइड में से उपस्थिति आवश्यक नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों ऑक्सीजन की। ठीक है, फिर देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए सूर्य प्रकाश, ऑक्सीजन, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में से उपस्थिति आवश्यक नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों ऑक्सीजन की। ठीक है, चलिए फिर देखिए अगला पॉइंट कह रहा है ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है, तो याद रखिए दोस्तों जल से। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है दोस्तों जल से। ठीक है, फिर देखिए ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है दोस्तों जल से। ठीक है, चलिए अगला देखिए कह रहा है दोस्तों प्रकाश के प्रकारों में से पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, तो याद रखिए दोस्तों नीले और लाल प्रकाश का। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि प्रकाश के प्रकारों में से पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, तो याद रखिए नीले और लाल प्रकाश का। ठीक है, चलिए फिर देखिए प्रकाश के प्रकारों में से पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, तो याद रखिए दोस्तों नीले और लाल प्रकाश का। ठीक है, नीले और लाल प्रकाश का। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है दोस्तों घास, शैवालों, वृक्षों एवं धान के खेतों में से पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है, तो दोस्तों याद रखिए शैवालों से। ठीक है, कह रहा है कि घास, शैवालों, वृक्षों एवं धान के खेतों में से पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है, तो याद रखिए दोस्तों शैवालों से। ठीक है, घास, शैवालों, वृक्षों एवं धान के खेतों में से पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है, तो याद रखिए दोस्तों शैवालों से। ठीक है, चलिए अगला देखिए कह रहा है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में अथवा रात्रि में। ठीक है दोस्तों, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में अथवा रात्रि में। ठीक है, चलिए फिर देखिए इस पॉइंट को घास, शैवालों, वृक्षों एवं धान के खेतों में से पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है, तो याद रखिए शैवालों से। फिर देखिए प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में अथवा रात्रि में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए कह रहा है पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो फोटोसिंथेसिस यानी कि दोस्तों प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों, तो याद रखें फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखेंगे, ध्यान से देखते रहिए दोस्तों, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए, यहां देखिए क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों देखिए कह रहा है वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाती है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। ठीक है, वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाती है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। ठीक है दोस्तों, याद रखिए कि वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाती है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए कह रहा है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण होता है, तो याद रखिए क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है दोस्तों, क्या है कह रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है, तो दोस्तों याद रखिए क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों, तो याद रखिए क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है दोस्तों, तो याद रखें लाल प्रकाश। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है, तो याद रखें दोस्तों लाल प्रकाश। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है, तो याद रखें दोस्तों लाल प्रकाश। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए कह रहा है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की जिन रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, याद रखिए दोस्तों लाल। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की जिन रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों लाल। ठीक है, फिर देखिए प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की जिन रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों लाल। ठीक है, चलिए यहां देखिए दोस्तों सही कथन कह रहा है दोस्तों लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा है। क्या है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा है। ठीक है, कह रहा है सही कथन, यानी कि लाल प्रकाश की वेवलेंथ जो है दोस्तों वह बैगनी प्रकाश से ज्यादा है। ठीक है, सही कथन है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा है। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, अगला क्या कह रहा है दोस्तों, यहां देखिए। ठीक है, कह रहा है कि कृत्रिम प्रकाश प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। ठीक है, यहां देखिए कह रहा है दोस्तों कृत्रिम प्रकाश प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों यहां फिर देखेंगे एक बार, कृत्रिम प्रकाश प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए कह रहा है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। क्या है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, तो याद रखिए दोस्तों प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ठीक है, कह रहा है कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, तो याद रखिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, तो याद रखिए दोस्तों प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ठीक है, चलिए फिर देखिए अगला कह रहा है प्रक्रम जो प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है, तो याद रखिए दोस्तों प्राप्यतम ऊर्जा। ठीक है, फिर है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है प्रक्रम जो प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है, तो कह रहा है कि प्राप्यतम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। ठीक है, फिर देखिए प्रक्रम जो प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है, तो याद रखिए दोस्तों प्राप्यतम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्या है हमारा। चलिए देखिए यहां कह रहा है दोस्तों
कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के अणु जो ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल रहते हैं, तो याद रखिए दोस्तों 18। ठीक है, क्या है, कह रहा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के अणु जो ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल रहते हैं, तो याद रखिए दोस्तों 18। फिर देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के अणु जो ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल रहते हैं दोस्तों, तो याद रखिए 18। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखें। कह रहा दोस्तों क्लोरेला, बाघ, केंचुआ एवं कसकुहा में से अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो याद रखिए दोस्तों क्लोरेला। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है क्लोरेला, बाघ, केंचुआ एवं कसकुहा में से अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो याद रखिए दोस्तों क्लोरेला। ठीक है, फिर देखिए क्लोरेला, बाघ, केंचुआ एवं कसकुहा में से अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो याद रखिए दोस्तों क्लोरेला। ठीक है, कौन है, फिर देखिए क्लोरेला, बाघ, केंचुआ एवं कसकुहा में से अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो क्लोरेला। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे। यहां देखें क्या दिया गया है, चलिए ध्यान से देखिए। कह रहा दोस्तों पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है, तो याद रखिए प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। ठीक है, चलिए पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण। चलिए दोस्तों फिर देखिए अगला, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है दोस्तों, तो याद रखिए प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, कह रहा है पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है दोस्तों, तो याद रखिए प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, तो याद रखिए दोस्तों प्रकाश संश्लेषण। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां देखिए रात के समय में यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं, क्योंकि पेड़ दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है, कह रहा है रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं, क्योंकि पेड़ दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों यहां कह रहा है कि कवक में नहीं पाया जाता, तो याद रखिए दोस्तों पर्णहरित या क्लोरोफिल। ठीक है, कह रहा है कवक में नहीं पाया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों पर्णहरित या क्लोरोफिल। ठीक है, कवक में नहीं पाया जाता पर्णहरित या क्लोरोफिल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे। सारे पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि सारे पॉइंट दोस्तों पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी वर्ष की परीक्षाओं में भी दोस्तों पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सारे पॉइंटों को ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। चलिए देखेंगे आगे के पॉइंट हमारे क्या कह रहे हैं। चलिए दोस्तों पादप कार्यकी के तहत हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा। प्रकाश संश्लेषण के बाद दूसरा टॉपिक है दोस्तों हमारा पादप पोषण। ठीक है दोस्तों, पादप पोषण, यहां देखिए पादप पोषण। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान से देखिए दोस्तों, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट देखेंगे। यहां देखिए कह रहा दोस्तों जब किसी वृक्ष की छाल, क्या है, जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है, तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है, क्योंकि जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। फिर देखिए कह रहा है दोस्तों जब किसी वृक्ष की छाल, ठीक है, कह रहा है जब किसी वृक्ष की छाल दोस्तों वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती हैं, तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है, क्योंकि दोस्तों जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती है। ठीक है, याद रखिए जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती हैं, तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है, क्योंकि जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, कह रहा है पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने के साथ इसमें भी मदद करता है। ठीक है, भोजन के भंडारण एवं पौधों को आकार देने में दोस्तों। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने के साथ इसमें भी मदद करता है कि भोजन के भंडारण एवं पौधों को आकार देने में। ठीक है, फिर देखिए पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने के साथ साथ इसमें भी मदद करता है, तो भोजन के भंडारण एवं पौधों को आकार देने में। ठीक है, फिर देखिए पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने के साथ इसमें भी मदद करता है दोस्तों कि भोजन के भंडारण एवं पौधों को आकार देने में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या है। ठीक है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको। ठीक है, कह रहा है दोस्तों पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। क्या है, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है, तो याद रखिए दोस्तों आहार वहन के लिए। ठीक है, आहार वहन के लिए दोस्तों हमारा मुख्यतः पौधों में फ्लोएम उत्तरदायी है। ठीक है, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है, तो याद रखिए दोस्तों वह है हमारा आहार वहन के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखिए यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों संवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर जाता है तो जाइलम टिश्यू द्वारा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है क्या, कह रहा है कि संवहनी यानी कि वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर जाता है, तो याद रखिए दोस्तों जाइलम टिश्यू द्वारा। ठीक है, संवहनी यानी कि वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर जाता है, तो याद रखिए दोस्तों जाइलम टिश्यू द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है जल। ठीक है दोस्तों, पौधों में जो जाइलम होता है दोस्तों वह किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, तो याद रखिए दोस्तों
जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है, तो याद रखिए दोस्तों जल वहन के लिए। ठीक है, क्या कह रहा है दोस्तों, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है, तो याद रखिए दोस्तों जल वहन के लिए। क्या है, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है, तो याद रखिए दोस्तों जल वहन के लिए। ठीक है, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है दोस्तों, तो याद रखिए जल वहन के लिए। ठीक है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। ठीक है, सारे पॉइंटों को हम पूरी तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ दोस्तों, कह रहा दोस्तों पौधों में पानी पहुंचाया जाता है, बार बार वही प्रश्न रिपीट कर रहा है दोस्तों, यह बार बार परीक्षाओं में बस थोड़ा बहुत चेंज के साथ ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, पौधों में पानी पहुंचाया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों जाइलम द्वारा। ठीक है, पौधों में पानी पहुंचाया जाता है तो जाइलम द्वारा। चलिए दोस्तों अगला देखिए, कह रहा है कि पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतया प्राप्त करते हैं, तो याद रखिए दोस्तों मृदा से यानी कि सॉइल से। ठीक है, कह रहा है पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः प्राप्त करते हैं दोस्तों, तो याद रखिए मृदा से यानी कि सॉइल से। ठीक है, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः प्राप्त करते हैं दोस्तों, तो याद रखिए मृदा से यानी कि सॉइल से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्या है, कह रहा है दोस्तों पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, तो याद रखिए दोस्तों नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, कह रहा दोस्तों पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं दोस्तों, तो याद रखिए नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, तो याद रखिए नाइट्रेट के रूप में। अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम में से वह तत्व जो पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है दोस्तों, तो याद रखिए सोडियम। ठीक है, कह रहा दोस्तों सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम में से वह तत्व जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है दोस्तों, तो याद रखिए सोडियम। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम में से वह तत्व जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है दोस्तों, तो याद रखिए सोडियम। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है बोरान, जस्ता, सोडियम एवं ताम्र में से पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों सोडियम हमारा। ठीक है, चलिए थोड़े बहुत चेंज के साथ केवल प्रश्न रिपीट किया गया है। चलिए बोरान, जस्ता, सोडियम एवं ताम्र में से पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों वह है हमारा सोडियम। दोस्तों बैक हैंड में यदि आवाज़ आ रही है तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों कह रहा है कि बोरान, जस्ता, सोडियम एवं ताम्र में से पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों सोडियम। ठीक है, कह रहा है बोरान, जस्ता, सोडियम एवं ताम्र में से पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों सोडियम। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि आयरन, मैग्नीज, कॉपर एवं मैग्नीशियम में से वह तत्व जो पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है दोस्तों, तो याद रखिए मैग्नीशियम। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर देखिए, कह रहा है आयरन, मैग्नीज, कॉपर एवं मैग्नीशियम में से वह तत्व जो पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों क्या है, वह। चलिए देखते हैं दोस्तों, कह रहा है आयरन, मैग्नीज, कॉपर एवं मैग्नीशियम में से वह तत्व जो पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों मैग्नीशियम। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है आयरन, मैग्नीज, कॉपर एवं मैग्नीशियम में से वह तत्व जो पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों मैग्नीशियम। ठीक है, दोनों प्रश्न याद रखिएगा। कह रहा है कि बोरान, जस्ता, सोडियम एवं ताम्र में से पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों सोडियम। ठीक है, फिर कह रहा है कि आयरन, मैग्नीज, कॉपर एवं मैग्नीशियम में से वह तत्व जो पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों मैग्नीशियम। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है दोस्तों कि पोषक तत्वों नाइट्रोजन, सिलिकॉन एवं बोरान में से दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है, तो याद रखिए दोस्तों बोरान। ठीक है, क्या कह रहा है दोस्तों कि पोषक तत्वों नाइट्रोजन, सिलिकॉन एवं बोरान में से दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है दोस्तों, तो याद रखिए बोरान। ठीक है, चलिए फिर देखेंगे, कह रहा है दोस्तों पोषक तत्व नाइट्रोजन, सिलिकॉन एवं बोरान में से दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है, तो याद रखिएगा दोस्तों बोरान। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखें। कह रहा है कि सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी तत्व है, तो याद रखिए दोस्तों सल्फर। ठीक है, क्या कह रहा है कि सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी तत्व है, तो याद रखिए दोस्तों सल्फर। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों घटपाड़ी, अमरबेल, ब्लेडरवॉट एवं सूरजमुखी में से परजीवी पौधे की पहचान करें, तो याद रखिए दोस्तों अमरबेल। ठीक है, क्या है फिर देखिए, कह रहा है पोषक तत्वों नाइट्रोजन, सिलिकॉन एवं बोरान में से दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है, तो याद रखिए दोस्तों बोरान। ठीक है, फिर है कि सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी तत्व है, तो याद रखिए दोस्तों सल्फर। ठीक है, चलिए अगला देखिए, घटपाड़ी, अमरबेल, ब्लेडरवॉट एवं सूरजमुखी में से परजीवी पौधे की पहचान करें, तो याद रखें दोस्तों अमरबेल। ठीक है, चलिए यहां से तीनों प्रश्नों को हम फिर रिपीट करेंगे। यहां से देखिए, कह रहा है आयरन, मैग्नीज, कॉपर एवं मैग्नीशियम में से वह तत्व जो पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों मैग्नीशियम। ठीक है दोस्तों, कह रहा है आयरन, मैग्नीज, कॉपर एवं मैग्नीशियम में से वह तत्व जो पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है, तो याद रखिए मैग्नीशियम। ठीक है, फिर देखिए पोषक तत्वों नाइट्रोजन, सिलिकॉन एवं बोरान में से दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है, तो याद रखिए दोस्तों
दोस्तों बोरान, ठीक है। चलिए फिर देखिए, सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी तत्व है, तो याद रखिए दोस्तों सल्फर, ठीक है। सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी तत्व है, तो याद रखिए सल्फर। फिर देखिए, घटपाड़ी, अमरबेल, ब्लेडरवर्ट एवं सूरजमुखी में से परजीवी पौधों की पहचान करें, तो याद रखिए दोस्तों अमरबेल हमारा, ठीक है, वह है हमारा परजीवी एक पौधा है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारा, ठीक है। चलिए पादप कार्यकी के तहत दोस्तों हमारा एक नया टॉपिक अब होगा, वह है हमारा 3rd नंबर का टॉपिक, वह है हमारा पादप हार्मोन, ठीक है दोस्तों, यानी कि प्लांट हार्मोन्स, ठीक है, पादप हार्मोन। चलिए देखिए, इस टॉपिक से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करेंगे। कह रहा है साइटोकाइनिन, फिर है दोस्तों इथिलीन, फिर है इंसुलिन, फिर है जिब्रेलिन में पादप हार्मोन नहीं है दोस्तों, तो याद रखिए इंसुलिन, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों साइटोकाइनिन, इथिलीन, इंसुलिन एवं जिब्रेलिन में पादप हार्मोन नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों इंसुलिन, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है साइटोकाइनिन, इथिलीन, इंसुलिन एवं जिब्रेलिन में पादप हार्मोन नहीं है दोस्तों, तो याद रखिए वह है हमारा इंसुलिन, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला टॉपिक देखेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है दोस्तों इंसुलिन, थायरॉक्सिन, साइटोकाइनिन एवं एस्ट्रोजन में से पादप हार्मोन है, तो याद रखिए दोस्तों साइटोकाइनिन, ठीक है। चलिए दोनों पॉइंट फिर देखिए, कह रहा है साइटोकाइनिन, इथिलीन, इंसुलिन एवं जिब्रेलिन में पादप हार्मोन नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों इंसुलिन। फिर है कह रहा है कि इंसुलिन, थायरॉक्सिन, साइटोकाइनिन एवं एस्ट्रोजन में से पादप हार्मोन नहीं है दोस्तों, पादप हार्मोन है, ठीक है। क्या है, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, साइटोकाइनिन एवं एस्ट्रोजन में से पादप हार्मोन है, तो याद रखिए दोस्तों साइटोकाइनिन, ठीक है। क्या है, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, साइटोकाइनिन एवं एस्ट्रोजन में से पादप हार्मोन है दोस्तों, तो याद रखिए साइटोकाइनिन, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखिए, कई बार पूछा गया प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। कह रहा है दोस्तों कि पौध वृद्धि हार्मोन यानी कि प्लांट हार्मोन है दोस्तों, तो याद रखिए साइटोकाइनिन, ठीक है। पौध वृद्धि हार्मोन है दोस्तों, तो याद रखिए साइटोकाइनिन। क्या है, पौध वृद्धि हार्मोन है दोस्तों, तो याद रखिए साइटोकाइनिन, ठीक है। चलिए फिर देखिए, पौध वृद्धि हार्मोन है दोस्तों साइटोकाइनिन। चलिए यहां देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, सही सुमेलित करना है, ठीक है। पादप हार्मोन दिए गए हैं और उनके कार्य दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। ध्यान से यहां देखिए, यदि हम बात करें दोस्तों पादप हार्मोन ऑक्सीन की, तो याद रखिए शिखर प्रधानता के लिए आवश्यक है हमारा दोस्तों ऑक्सीन, ठीक है। ऑक्सीन हमारा आवश्यक है दोस्तों शिखर प्रधानता के लिए, ठीक है। ऑक्सीन हमारा आवश्यक है शिखर प्रधानता के लिए, ऑक्सीन शिखर प्रधानता के लिए। जिब्रेलिन है दोस्तों कोशिका वृद्धि के लिए, ठीक है। जिब्रेलिन है दोस्तों कोशिका वृद्धि के लिए, ठीक है। साइटोकाइनिन है दोस्तों कोशिका विभाजन के लिए। क्या है, साइटोकाइनिन है दोस्तों हमारा कोशिका विभाजन के लिए, ठीक है। एब्सिसिक अम्ल है दोस्तों वृद्धि अवरोधक। क्या है, एब्सिसिक एसिड है दोस्तों वृद्धि अवरोधक। फिर देखिए दोस्तों, ऑक्सीन है हमारा शिखर प्रधानता। क्या है, ऑक्सीन है हमारा शिखर प्रधानता, ठीक है। चलिए फिर देखिए, जिब्रेलिन है दोस्तों हमारा कोशिका वृद्धि। क्या है, जिब्रेलिन है दोस्तों हमारा कोशिका वृद्धि, ठीक है। साइटोकाइनिन है दोस्तों हमारा कोशिका विभाजन, ठीक है। साइटोकाइनिन है कोशिका विभाजन, और हमारा दोस्तों एब्सिसिक एसिड हो जाएगा वृद्धि अवरोधक, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है दोस्तों ऑक्सीन हो जाएगा शिखर प्रधानता, ऑक्सीन हो जाएगा दोस्तों शिखर प्रधानता, ठीक है। जिब्रेलिन हो जाएगा दोस्तों कोशिका वृद्धि, जिब्रेलिन हो जाएगा दोस्तों कोशिका वृद्धि, ठीक है। साइटोकाइनिन हो जाएगा दोस्तों कोशिका विभाजन, साइटोकाइनिन हो जाएगा कोशिका विभाजन। एब्सिसिक एसिड हो जाएगा दोस्तों वृद्धि अवरोधक। क्या है, एब्सिसिक एसिड हो जाएगा वृद्धि अवरोधक। फिर देखिए, ऑक्सीन हो जाएगा दोस्तों शिखर प्रधानता के लिए, ऑक्सीन हो जाएगा शिखर प्रधानता। जिब्रेलिन हो जाएगा दोस्तों हमारा कोशिका वृद्धि, जिब्रेलिन हो जाएगा दोस्तों कोशिका वृद्धि, ठीक है। साइटोकाइनिन हो जाएगा दोस्तों कोशिका विभाजन, साइटोकाइनिन हो जाएगा दोस्तों कोशिका विभाजन। एब्सिसिक एसिड हो जाएगा दोस्तों वृद्धि अवरोधक, ठीक है। फिर देख लीजिए, ऑक्सीन शिखर प्रधानता, जिब्रेलिन कोशिका वृद्धि, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन, एब्सिसिक एसिड वृद्धि अवरोधक। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, ठीक है। यहां देखें आप लोग, ठीक है, यहां देखें। चलिए यहां देखें एक बार फिर से, पादप हार्मोन और कार्य, ऑक्सीन शिखर प्रधानता के लिए, जिब्रेलिन कोशिका वृद्धि के लिए, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के लिए, एब्सिसिक एसिड वृद्धि अवरोधक के लिए, ठीक है। ऑक्सीन शिखर प्रधानता के लिए, जिब्रेलिन कोशिका वृद्धि के लिए, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के लिए, एब्सिसिक एसिड वृद्धि अवरोधक है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहां देखिए क्या है, आगे के पॉइंट ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए यहां, चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए, कह रहा है सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है दोस्तों, तो याद रखिए एब्सिसिक एसिड, ठीक है दोस्तों। कह रहा है सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है, तो याद रखिए दोस्तों एब्सिसिक एसिड, ठीक है दोस्तों। ध्यान से चलिए दोस्तों, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है।
कह रहा है दोस्तों सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है, तो याद रखिए दोस्तों एब्सिसिक एसिड। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए कि सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है दोस्तों, तो एब्सिसिक एसिड है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अगला क्या है। कह रहा है कि गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है दोस्तों, तो याद रखिए एथिलीन। क्या है? गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है दोस्तों, तो याद रखिए एथिलीन। ठीक है दोस्तों, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है दोस्तों, तो याद रखिए एथिलीन। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों क्या है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। कह रहा दोस्तों हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है, तो याद रखिए एसिटिलीन एवं एथिलीन। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है, तो याद रखिए दोस्तों एसिटिलीन एवं एथिलीन। ठीक है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है, तो याद रखिए दोस्तों एसिटिलीन एवं एथिलीन। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए रिपीट किया गया है प्रश्न। कह रहा दोस्तों कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है, तो याद रखिए दोस्तों एसिटिलीन एवं एथिलीन। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है दोस्तों, वह है हमारा एसिटिलीन एवं एथिलीन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। कह रहा दोस्तों पादप हार्मोन जो मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है, तो याद रखिए दोस्तों एथिलीन। ठीक है, क्या है? कह रहा दोस्तों पादप हार्मोन जो मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है, तो याद रखें दोस्तों एथिलीन। ठीक है, फिर देखिए कह रहा दोस्तों पादप हार्मोन जो मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है, तो याद रखिए दोस्तों एथिलीन। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पादप हार्मोन जो मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है, याद रखिए दोस्तों एथिलीन। ठीक है, पादप हार्मोन जो मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है, याद रखिए दोस्तों एथिलीन। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या है। यहाँ देखें सही सुमेलन है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कृत्रिम रूपों से फलों का पकाया जाना। ठीक है, कृत्रिम रूप से फलों का पकाया जाना, याद रखिए दोस्तों एथिलीन। ठीक है, कृत्रिम रूप से फलों का पकाया जाना वह है दोस्तों हमारा एथिलीन। ठीक है, चलिए यहाँ दिया है दोस्तों बेकिंग सोडा। ठीक है, चलिए बेकिंग सोडा हो जाएगा दोस्तों हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट से। ठीक है, बेकिंग सोडा होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए अगला देखिए दोस्तों शीतल पेय। ठीक है, शीतल पेय हो जाएगा दोस्तों CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए क्वार्ट्ज हो जाएगा दोस्तों, क्वार्ट्ज हो जाएगा हमारा सोडियम सिलिकेट। ठीक है, फिर से देखिए कह रहा दोस्तों कृत्रिम रूप से फलों का पकाया जाना वह है हमारा दोस्तों हो जाएगा एथिलीन। ठीक है, चलिए बेकिंग सोडा हो जाएगा दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडा हो जाएगा दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर देखिए शीतल पेय यह है दोस्तों हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, फिर हो जाएगा दोस्तों क्वार्ट्ज, तो क्वार्ट्ज हो जाएगा हमारा सोडियम सिलिकेट से। ठीक है, चलिए फिर देखिए कह रहा है दोस्तों टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है। ठीक है, चलिए यहाँ देखें टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है, तो याद रखिए पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से। ठीक है, क्या कह रहा दोस्तों कि टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है, तो याद रखिए पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर देखिए, चलिए देखेंगे यहाँ देखें, फिर देखिए फिर से देखिए सही सुमेलन है। ठीक है, कृत्रिम रूप से फलों का पकाया जाना, तो वह हो जाएगा दोस्तों हमारा एथिलीन। ठीक है, चलिए दोस्तों एक बार फिर देखेंगे। ठीक है, कह रहा है यहाँ पादप हार्मोन जो मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है दोस्तों, तो याद रखें एथिलीन। ठीक है, फिर देखिए पादप हार्मोन जो मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है दोस्तों, वह है हमारा एथिलीन। याद रखें, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। फिर देखिए सही सुमेलन है दोस्तों, तो याद रखिए कृत्रिम रूप से फलों का पकाया जाना वह है दोस्तों हमारा एथिलीन। ठीक है, कृत्रिम रूप से फलों का पकाया जाना वह है दोस्तों एथिलीन। ठीक है, फिर है दोस्तों बेकिंग सोडा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा याद रखिए दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, यदि यहाँ पे धावन सोडा दिया होता तो वह होता दोस्तों सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, यदि यहाँ धावन सोडा होता तो दोस्तों आंसर होता हमारा सोडियम कार्बोनेट। यहाँ बेकिंग सोडा दिया गया है इसलिए आंसर है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, चलिए फिर देखिए शीतल पेय हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, शीतल पेय हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। क्वार्ट्ज हो जाएगा दोस्तों हमारा सोडियम सिलिकेट। ठीक है, क्वार्ट्ज हो जाएगा दोस्तों हमारा सोडियम सिलिकेट। और टमाटर के दिया गया है अगला पॉइंट कि टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है दोस्तों, तो याद रखिए पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से। ठीक है दोस्तों, क्या है टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है, तो पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पादप हार्मोन भी कवर कर लिया है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला हम देखेंगे वह है दोस्तों हमारा पादप जनन। ठीक है, अगला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों वह है हमारा चौथा, यानी कि जो हमारा पादप कार्य की है उसके तहत हम लोग चौथा टॉपिक देखेंगे दोस्तों, वह है हमारा दोस्तों पादप जनन। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखेंगे। चलिए पहला देखिए दोस्तों, कह रहा है कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा आप लोग। कह रहा है कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा दोस्तों, तो याद रखिए परागकोश। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखेंगे दोस्तों।
चलिए दोस्तों देखिए यहाँ कह रहा है दोस्तों कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा दोस्तों, तो याद रखिए परागकोश। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा दोस्तों, तो याद रखिए परागकोश। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन पौधों के कायिक प्रवर्धन के संबंध में सही है या है। ठीक है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन पौधों के कायिक प्रवर्धन के संबंध में सही है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला पॉइंट दिया गया है दोस्तों कि कायिक प्रवर्धन क्लोनीय जनसंख्या को उत्पन्न करता है। क्या है, कायिक प्रवर्धन क्लोनीय जनसंख्या को उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट दिया गया है कि कायिक प्रवर्धन विषाणुओं का निष्प्रभावन करने में सहायक है। क्या है, कायिक प्रवर्धन विषाणुओं का निष्प्रभावन करने में सहायक है। फिर देखिए तीसरा पॉइंट कि कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है। क्या है, कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है। ठीक है दोस्तों, फिर है चलिए फिर देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन पौधों के कायिक प्रवर्धन के संबंध में सही है। ठीक है दोस्तों, तो पहला देखिए कायिक प्रवर्धन क्लोनीय जनसंख्या को उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है कि कायिक प्रवर्धन जो है दोस्तों वह क्लोनीय जनसंख्या को उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही दिया गया है। फिर है दोस्तों कि दूसरा कायिक प्रवर्धन विषाणुओं का निष्प्रभावन करने में सहायक है, तो यह पॉइंट हमारा गलत है दोस्तों। ठीक है, फिर है कायिक प्रभावन दिया है कि कायिक प्रवर्धन विषाणुओं का निष्प्रभावन करने में सहायक है, यह पॉइंट हमारा गलत है। तीसरा है कि कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है, तो यह पॉइंट हमारा सही है दोस्तों, यानी कि केवल 1 और 3 पॉइंट हमारा सही है। ठीक है, फिर से देखें, कायिक प्रवर्धन क्लोनीय जनसंख्या को उत्पन्न करता है, यह हमारा सही है। फिर है कि कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है, यह भी पॉइंट हमारा सही है दोस्तों। ठीक है, पहला पॉइंट एक बार और देख लीजिए कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा दोस्तों, तो याद रखिए परागकोश। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है पौधों में गूटी लगाने का कार्य किया जाता है, तो याद रखिए वानस्पतिक प्रसारण के लिए दोस्तों। क्या है, कह रहा है कि पौधों में गूटी लगाने का कार्य किया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों वानस्पतिक प्रसारण के लिए। क्या है, पौधों में गूटी लगाने का कार्य किया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों वानस्पतिक प्रसारण के लिए। ठीक है, पौधों में गूटी लगाने का कार्य किया जाता तो वानस्पतिक प्रसारण के लिए। चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है दोस्तों कि भारत में गन्ने की खेती, क्या है दोस्तों, कह रहा है कि भारत में गन्ने की खेती, ठीक है, वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में सही कथन है। क्या है, भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में सही कथन है। चलिए दोस्तों देखेंगे, कह रहा है कि जब बर्डचिप सेटलिंग्स, क्या है, जब बर्डचिप सेटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है। क्या है, जब बर्डचिप सेटलिंग्स को दोस्तों नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है दोस्तों। ठीक है, फिर है तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। ठीक है, तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। गन्ने की खेती ऊतक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है दोस्तों। ठीक है, कह रहा है गन्ने की खेती ऊतक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है। फिर देखिए, भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में सही कथन है दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि जब बर्डचिप सेटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। क्या है, जब बर्डचिप सेटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। ठीक है, फिर दूसरा देखिए कि गन्ने की खेती ऊतक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से भी की जा सकती है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है, आगे देखिए। चलिए देखिए यहाँ दोस्तों, कह रहा है कि फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन है, तो पहला दिया गया है दोस्तों कि गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। क्या है, कह रहा है कि गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए, तो इसमें हम सही आंसर मार्क करेंगे केवल 2। ठीक है, पहला पॉइंट दोस्तों हमारा गलत है। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहां दिया गया है कि फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही कथन है, तो सही कथन है केवल 2। पहला पॉइंट हमारा गलत दिया गया है दोस्तों। ठीक है, यानी कि गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए, यह पॉइंट हमारा गलत है दोस्तों। ठीक है, फिर है कि फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए, यह पॉइंट दोस्तों हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। चलिए दोस्तों अगला देखेंगे, कह रहा है दोस्तों कि भ्रूण मिलता है, तो याद रखिए दोस्तों भ्रूण मिलता है हमारा बीज में। ठीक है दोस्तों, क्या है, भ्रूण
भ्रूण मिलता है दोस्तों, तो याद रखिए भ्रूण मिलता है दोस्तों हमारा बीज में। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो याद रखिए तना काट से। क्या है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है दोस्तों, तो याद रखिए तना काट से। ठीक है, कह रहा है भ्रूण मिलता है, तो याद रखिए दोस्तों बीज में। क्या है, भ्रूण मिलता है दोस्तों, तो याद रखिए बीज में। ठीक है, फिर कह रहा है माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है दोस्तों, तो याद रखिए तना काट से। ठीक है, फिर देखिए भ्रूण मिलता है बीज में, और फिर अगला पॉइंट है कि माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है दोस्तों, तो याद रखिए तना काट से। ठीक है दोस्तों, चलिए देखेंगे आगे के पॉइंट क्या दिए गए हैं। चलिए दोस्तों देखिए ध्यान से यहाँ। ठीक है, देखेंगे चलिए दोस्तों। कह रहा है कि बोगनविलिया। ठीक है, यहाँ देखिए कह रहा है बोगनविलिया, फिर दोस्तों कह रहा है कि कार्नेशन, फिर दोस्तों कह रहा है कि कोको, फिर कह रहा है अंगूर में से वे पादप जो स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धित किए जाते हैं, तो याद रखिए दोस्तों ये चारों। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है बोगनविलिया, फिर कह रहा है दोस्तों कार्नेशन, फिर कह रहा है दोस्तों कोको एवं अंगूर में से वे पादप जो स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धित किए जाते हैं, तो याद रखिए दोस्तों ये चारों। ठीक है, फिर कह रहा है बोगनविलिया, कार्नेशन, कोको एवं अंगूर में से वे पादप जो स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धित किए जाते हैं, तो याद रखिए दोस्तों ये चारों। ठीक है, फिर देखिए कि बोगनविलिया, कार्नेशन, कोको एवं अंगूर में से वे पादप जो स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धित किए जाते हैं, तो ये चारों। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों। अगला पॉइंट देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है दोस्तों। पहला पॉइंट है हमारा कि मौसमी के पौधे का प्रवर्धन कलमबद्ध तकनीक द्वारा होता है। क्या है, मौसमी के पौधे का प्रवर्धन कलमबद्ध तकनीक द्वारा होता है। फिर देखिए चमेली के पौधे का प्रवर्धन दाब तकनीक द्वारा होता है दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए पहला पॉइंट कि मौसमी के पौधे का प्रवर्धन दोस्तों कलमबद्ध तकनीक द्वारा होता है। क्या है, मौसमी के पौधे का प्रवर्धन कलमबद्ध तकनीक द्वारा होता है। दूसरा कि चमेली के पौधे का प्रवर्धन दाब तकनीक द्वारा होता है। तो पूछ रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से सही है, तो याद रखिए दोस्तों 1 और 2 दोनों पॉइंट हमारे सही हैं। फिर देखिए मौसमी के पौधे का प्रवर्धन कलमबंद तकनीक द्वारा होता है। क्या है, मौसमी के पौधे का प्रवर्धन कलमबंद तकनीक द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरा कह रहा है कि चमेली के पौधे का प्रवर्धन दाब तकनीक द्वारा होता है। तो याद रखिए दोनों पॉइंट यहां सही है। फिर से देखिए मौसमी के पौधे का प्रवर्धन कलमबंद तकनीक द्वारा होता है, फिर है चमेली के पौधे का प्रवर्धन दाब तकनीक द्वारा होता है। ठीक है, तो उपर्युक्त कथनों में से सही है दोस्तों, तो 1 और 2 दोनों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट देखिए हमारे क्या दिए गए हैं। चलिए यहां देखेंगे, कह रहा है यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, तो इस तथ्य को कहते हैं दोस्तों भिन्न काल पक्वता। ठीक है दोस्तों, भिन्न काल पक्वता। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में दोस्तों पुमंग और जायंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, तो इस तत्व को हम कहेंगे दोस्तों भिन्न काल पक्वता। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, तो इस तथ्य को कहते हैं दोस्तों भिन्न काल पक्वता। फिर देखिए यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायंग दोस्तों अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, तो इस तत्व को हम कहेंगे दोस्तों भिन्न काल पक्वता। चलिए अगला देखें, कह रहा दोस्तों परागण की सुपरिभाषा है। क्या है दोस्तों, परागण की सुपरिभाषा है। तो यहां परागण की सुपरिभाषा देखिए दोस्तों, पराग कण का पराग कोश से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया दोस्तों। क्या है, पराग कण का पराग कोश से क्लोम छिद्र यानी कि वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। क्या है, पराग कण का पराग कोश से क्लोम छिद्र यानी कि वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया को हम परागण की सुपरिभाषा कहेंगे। ठीक है, परागण की सुपरिभाषा क्या है दोस्तों, तो याद रखें पराग कण का पराग कोश से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। पराग कण का पराग कोश से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। ठीक है दोस्तों, पराग कण का पराग कोश से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। चलिए अगला देखिए, एक ही पौध के क्या कह रहा है दोस्तों, एक ही पौध के एक पुष्प के पराग कोश से पराग कण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण कहलाता है दोस्तों सजात पुष्पी परागण। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है एक ही पौधे के एक पुष्प के पराग कोश से पराग कण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण कहलाता है सजात पुष्पी परागण। कह रहा है एक ही पौधे के एक पुष्प के पराग कोश से पराग कण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण कहलाता है दोस्तों सजात पुष्पी परागण। ठीक है दोस्तों, चलिए पादप कार्यकी के तहत दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है वह है दोस्तों हमारा पादप आर्थिक महत्व। ठीक है दोस्तों, हमारा 5वां टॉपिक है दोस्तों पादप आर्थिक महत्व। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान से देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे प्रश्न यहां से बनते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए देखेंगे, कह रहा दोस्तों कंचन एक उन्नत किस्म है। क्या है दोस्तों, याद रखिए कंचन एक उन्नत किस्म है दोस्तों, तो याद रखिए आंवले की। ठीक है दोस्तों, क्या है, कह रहा है दोस्तों कंचन एक उन्नत किस्म है, तो याद रखिए दोस्तों आंवला की। ठीक है, कंचन एक उन्नत किस्म है दोस्तों, तो याद रखिए आंवला की। अगला देखेंगे दोस्तों, कह रहा है दोस्तों काशी लालिमा जिस फसल की प्रजाति है, तो याद रखिए
दोस्तों भिंडी की। क्या है? काशी लालिमा जिस फसल की एक प्रजाति है दोस्तों, तो याद रखिए भिंडी की। ठीक है। क्या है? CO.1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है दोस्तों, तो याद रखिए गन्ना की। ठीक है। कह रहा है दोस्तों CO.1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, तो याद रखिए दोस्तों गन्ना की। ठीक है। फिर से देखेंगे, कह रहा है कंचन एक उन्नत किस्म है दोस्तों, तो याद रखिए आंवला की। ठीक है। क्या है? कंचन एक उन्नत किस्म है दोस्तों, तो याद रखिए आंवला की। कंचन एक उन्नत किस्म है, तो याद रखिए आंवला की। फिर है काशी लालिमा जिस फसल की प्रजाति है, तो याद रखिए दोस्तों भिंडी की। क्या है? काशी लालिमा जिस फसल की प्रजाति है, तो याद रखिए दोस्तों भिंडी की। ठीक है। काशी लालिमा जिस फसल की प्रजाति है, तो याद रखिए दोस्तों भिंडी की। फिर देखिए CO.1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, तो याद रखिए दोस्तों गन्ना की। ठीक है। क्या है? CO.1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, तो याद रखिए दोस्तों गन्ना की। ठीक है। CO.1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, तो याद रखिए गन्ना की। चलिए अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से जिस संकर किस्म के फल का विकास होता है, तो याद रखिए दोस्तों रत्ना। ठीक है। कह रहा है दोस्तों आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से जिस संकर किस्म के फल का विकास होता है दोस्तों, तो याद रखिए रत्ना। ठीक है दोस्तों। फिर देखिए आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से जिस संकर किस्म के फल का विकास होता है दोस्तों, तो याद रखिए दोस्तों वह है हमारा। चलिए दोस्तों यहां देखिए, फिर है आगे देखिए, कह रहा है दोस्तों सही सुमेलित है। ठीक है। फसल दिया गया है और प्रजाति। ठीक है। चलिए दोस्तों सरसों, तो सरसों की प्रजाति है दोस्तों वरुणा। ठीक है। सरसों किसकी प्रजाति है? तो याद रखिए दोस्तों वरुणा की। ठीक है। मटर की प्रजाति है दोस्तों, याद रखिए सपना। क्या है? मटर की प्रजाति है दोस्तों, याद रखिए सपना। ठीक है। आम पपीता और आलू की प्रजाति है दोस्तों सूर्या। ठीक है। आम पपीता और आलू की प्रजाति है दोस्तों सूर्या। ठीक है। मूंगफली की प्रजाति है दोस्तों कौशल। ठीक है। फिर देखिए सरसों की प्रजाति है दोस्तों वरुणा। क्या है? सरसों की प्रजाति है दोस्तों वरुणा। ठीक है। मटर की प्रजाति है दोस्तों सपना। ठीक है। मटर की प्रजाति है दोस्तों सपना। आम पपीता आलू प्रजाति है दोस्तों, इसकी प्रजाति है सूर्या। ठीक है। आम पपीता आलू की प्रजाति है सूर्या। मूंगफली की प्रजाति है दोस्तों कौशल। ठीक है। फिर देखिए फसल और प्रजाति, सरसों की प्रजाति है दोस्तों वरुणा। सरसों की प्रजाति है दोस्तों वरुणा। मटर की प्रजाति है दोस्तों सपना। मटर की प्रजाति है दोस्तों सपना। आम पपीता आलू की प्रजाति है सूर्या। आम पपीता आलू की प्रजाति है सूर्या। मूंगफली की प्रजाति है दोस्तों कौशल। ठीक है। सरसों की प्रजाति है दोस्तों वरुणा। सरसों की प्रजाति है दोस्तों वरुणा। मटर की प्रजाति है दोस्तों सपना। मटर की प्रजाति है दोस्तों सपना। आम पपीता आलू की प्रजाति है सूर्या। आम पपीता आलू की प्रजाति है सूर्या। मूंगफली की प्रजाति है दोस्तों कौशल। ठीक है। मूंगफली की प्रजाति है कौशल। फिर देखिए सरसों की प्रजाति है दोस्तों वरुणा। मटर की प्रजाति है दोस्तों सपना। आम पपीता आलू की प्रजाति है सूर्या। मूंगफली की प्रजाति है दोस्तों कौशल। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीक है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावनाएं हैं। इस तकनीक में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं। यह पौधा है दोस्तों, याद रखिए पार्थेनियम। ठीक है। क्या कह रहा है कि जैविक रूप से संश्लेषित, ठीक है दोस्तों याद रखिए यहाँ क्या कह रहा है, फिर से देखेंगे ध्यान से देखिए। चलिए देखिए यहाँ दोस्तों कह रहा है कि जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कण का उपयोग एक नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीक है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावनाएं हैं। इस तकनीक में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं और यह पौधा है दोस्तों पार्थेनियम। ठीक है। फिर देखिए कि जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीक है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावनाएं हैं। इस तकनीक में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं। यह पौधा है दोस्तों पार्थेनियम। ठीक है। चलिए कह रहा दोस्तों लिटमस अम्ल, ठीक है, कह रहा है लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है दोस्तों लाइकेन से। ठीक है। कह रहा है लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है दोस्तों, तो याद रखिए लाइकेन से। ठीक है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, तो याद रखिए दोस्तों लाइकेन से। ठीक है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, तो याद रखिए दोस्तों लाइकेन से। ठीक है। कह रहा दोस्तों लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, तो याद रखिए लाइकेन से। ठीक है। अगला देखिए, कह रहा दोस्तों पाइन, फिर कह रहा दोस्तों फर, फिर कह रहा दोस्तों स्प्रूस, फिर कह रहा है सेडार, फिर कह रहा है लार्च, फिर कह रहा है साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी कहलाते हैं दोस्तों अनावृत बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म। ठीक है दोस्तों, अनावृत बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म। ठीक है दोस्तों। चलिए कह रहा दोस्तों पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं।
ये सभी कहलाते हैं दोस्तों अनावृत बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए कह रहा है दोस्तों कि पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी कहलाते हैं दोस्तों अनावृत बीजी यानी कि दोस्तों जिम्नोस्पर्म। ठीक है दोस्तों, अनावृत बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है नीम के पेड़ के संदर्भ में सही कथन है दोस्तों। तो याद रखिए क्या है, कह रहा है दोस्तों कि कुछ जाति के कीटों और बरूथियों के प्रचुरोद भवन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है। पहला पॉइंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पहला पॉइंट है, क्या कह रहा है, कह रहा है नीम के पेड़ के संदर्भ में सही कथन है। तो पहला पॉइंट है दोस्तों कि कुछ जाति के कीटों और बरूथियों के प्रचुरोद भवन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है दोस्तों। यह हमारा पहला पॉइंट है। ठीक है, फिर देखिए कुछ जाति के कीटों और बरूथियों के प्रचुरोद भवन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों कि नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जकों का निर्माण करने में होता है। क्या है दोस्तों, पहला पॉइंट यहां ध्यान से देख लीजिएगा कि कुछ जाति के कीटों और बरूथियों के प्रचुरोद भवन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है। क्या है, कुछ जाति के कीटों और बरूथियों के प्रचुरोद भवन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, कि नीम के बीजों का प्रयोग, क्या है, नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधन, क्या है, नीम के बीज। चलिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट था हमारा, कह रहा था नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जकों का निर्माण करने में होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट था कि नीम के बीजों का प्रयोग दोस्तों जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जकों का निर्माण करने में होता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट था हमारा दोस्तों कि नीम के तेल का अनुप्रयोग औषधि उद्योग में भी होता है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है नीम के तेल का अनुप्रयोग औषधि उद्योग में भी होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखेंगे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों कि मोरिंगा यानी कि सहजन वृक्ष एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है। दोस्तों क्या है, कह रहा है कि मोरिंगा यानी कि सहजन वृक्ष एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, कह रहा है कि इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है। क्या है, इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि भारत में अधिकांश इमली लघु वनो उत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है। क्या है, भारत में अधिकांश इमली लघु वनो उत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है। ठीक है, चौथा देखिए, कह रहा है भारत इमली और मोरिंगा के बीज निर्यात करता है। क्या है, भारत इमली और मोरिंगा के बीज निर्यात करता है। ठीक है, पांचवा देखिए, कह रहा है कि मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जा सकता है। तो यहां हमारा जो सही है, कह रहा है कि उपर्युक्त में से सही कथन है। तो देखेंगे कौन कौन से सही है। कह रहा दोस्तों कि मोरिंगा सहजन वृक्ष एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत है दोस्तों। ठीक है, फिर कह रहा है कि इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है, तो यह भी पॉइंट हमारा दोस्तों गलत है। ठीक है, फिर कह रहा है कि भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है। क्या है, भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है, तो यह पॉइंट हम बिल्कुल सही मार्क करेंगे। फिर है कि भारत इमली और मोरिंगा के बीज निर्यात करता है, यह भी पॉइंट हमारा सही है। फिर है दोस्तों कि मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जा सकता है, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। तो सही पॉइंट है दोस्तों हमारा 3, 4 और 5। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखेंगे क्या दिया गया है, आगे के पॉइंट देखिए। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, कह रहा है दोस्तों कि फलीदार पौधों यानी कि दोस्तों अरहर, मटर, चना और करंज में से पेट्रोपादप भी है। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि फलीदार पौधों अरहर, मटर, चना और करंज में से पेट्रोपादप भी है, तो याद रखिए दोस्तों करंज। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि फलीदार पौधों अरहर, मटर, चना और करंज में से पेट्रोपादप भी है, तो याद रखिए दोस्तों करंज। क्या है, फलीदार पौधों अरहर, मटर, चना और करंज में से पेट्रोपादप भी है दोस्तों, तो याद रखिए दोस्तों करंज। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है वह धनी होते हैं तो हाइड्रोकार्बन्स एवं लिपिड्स में। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि वह पौधे जिन्हें सामान्य
सामान्य तौर पर पेट्रोक्राप्स के रूप में जाना जाता है वह धनी होते हैं दोस्तों, तो याद रखिए हाइड्रोकार्बन्स एवं लिपिड्स में। ठीक है, फिर देखिए वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्राप्स के रूप में जाना जाता है वह धनी होते हैं दोस्तों, तो याद रखिए हाइड्रोकार्बन्स एवं लिपिड्स में। ठीक है, वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्राप्स के रूप में जाना जाता है वह धनी होते हैं दोस्तों, तो याद रखिए हाइड्रोकार्बन्स एवं लिपिड्स में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया है दोस्तों, तो याद रखिए काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। क्या है दोस्तों, कह रहा है देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया है, तो याद रखिए दोस्तों काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। क्या है, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया है, तो याद रखिए दोस्तों काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों रतन जोत। ठीक है, कह रहा है बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो याद रखिए रतन जोत। ठीक है, फिर देखिए बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों रतन जोत। ठीक है, फिर कह रहा है बायोडीजल पौधा कहलाता है दोस्तों, तो याद रखिए जैट्रोफा। क्या है, बायोडीजल पौधा कहलाता है दोस्तों, तो याद रखिए जैट्रोफा। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे आगे के पॉइंट क्या दिए गए हैं। ठीक है, कथन और कारण का प्रश्न है। कथन देखिए, कह रहा दोस्तों कसकुटा यानी कि अमरबेल परजीवी आवृत्ति बीजी का एक उदाहरण है। क्या है दोस्तों, कह रहा है कसकुटा यानी कि अमरबेल परजीवी आवृत्ति बीजी का एक उदाहरण है दोस्तों, तो ध्यान रखिए कथन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, कसकुटा यानी कि अमरबेल परजीवी आवृत्ति बीजी का एक उदाहरण है, तो बिल्कुल सही है। और कारण कि यह पोषी पौधों की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है, यह बिल्कुल गलत है। ठीक है, कह रहा है कथन कि कसकुटा अमरबेल परजीवी आवृत्ति बीजी का एक उदाहरण है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, कसकुटा अमरबेल परजीवी आवृत्ति बीजी का एक उदाहरण है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, यहां देखें बिल्कुल सही है। फिर कारण कह रहा है कि यह पोषी पौधों की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है, बिल्कुल गलत है। तो यानी कि केवल कथन हमारा सही है दोस्तों, ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, कह रहा दोस्तों ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में एक व्यवहार्य जैव ईंधन एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है, तो याद रखिए दोस्तों गन्ना से। ठीक है, क्या है, कह रहा है कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में एक व्यवहार्य जैव ईंधन एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों, तो याद रखिए गन्ना से। ठीक है, कह रहा है कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में एक व्यवहार्य जैव ईंधन एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है, तो याद रखिए दोस्तों गन्ना से। ठीक है, चलिए फिर देखिए दोस्तों, कह रहा है कि ताड़ तेल यानी कि पाम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए देखिए दोस्तों, कह रहा है कि पाम ऑयल यानी कि ताड़ तेल, ठीक है, ताड़ तेल पाम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ताड़ तेल दोस्तों वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि ताड़ तेल वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, कह रहा है ताड़ तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है। क्या है, ताड़ तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल सही है कि ताड़ तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर देखिए ताड़ तेल का उपयोग जैव डीजल के उत्पादन में किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें सही आंसर हम मार्क करेंगे केवल 2 और 3। ठीक है, फिर देखिए कह रहा दोस्तों कि ताड़ तेल यानी कि पाम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉइंट है कि ताड़ तेल वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत है। ठीक है, फिर है कि ताड़ तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर है कि ताड़ तेल का उपयोग जैव डीजल के उत्पादन में किया जा सकता है, यह बिल्कुल सही है। तो उपर्युक्त में से सही कथन है केवल 2 और 3। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां देखिए, कह रहा है दोस्तों चिलगोजा जिस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है दोस्तों, तो याद रखिए वह है हमारा पाइन। ठीक है दोस्तों, क्या है, कह रहा दोस्तों कि चिलगोजा जिस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है वह है दोस्तों हमारा पाइन। क्या है, चिलगोजा जिस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है वह है दोस्तों हमारा पाइन। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां देखिए, कह रहा है कभी कभी समाचारों में उल्लिखित गुच्छी के संदर्भ में सही कथन है। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि कभी कभी समाचारों में उल्लिखित गुच्छी के संदर्भ में सही कथन है, तो याद रखिए यह एक कवक है और यह कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है। क्या है दोस्तों, फिर देखिए कह रहा है कभी कभी समाचारों में उल्लिखित गुच्छी के संदर्भ में सही कथन है, तो याद रखिए यह एक कवक है और यह कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है चिलगोजा जिस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है, तो याद रखिए दोस्तों पाइन। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि कभी कभी समाचारों में उल्लिखित गुच्छी के संदर्भ में सही कथन है दोस्तों, तो याद रखिए कि यह एक कवक है और यह कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है। क्या है, कभी कभी समाचारों में उल्लिखित गुच्छी के संदर्भ में सही कथन है, तो याद रखिए यह एक कवक है और यह कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में
उगती है। ठीक है, यह एक कवक है और यह कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या है, कह रहा है दोस्तों सीरा अति उत्तम कच्चा माल है, तो याद रखिए पावर एल्कोहल के लिए। क्या है दोस्तों, सीरा अति उत्तम कच्चा माल है दोस्तों, तो याद रखिए पावर एल्कोहल के लिए। ठीक है दोस्तों, सीरा अति उत्तम कच्चा माल है दोस्तों, तो याद रखिए पावर एल्कोहल के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या है, कह रहा है कि शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा में होती है दोस्तों, तो याद रखिए कैफीन की। ठीक है, कह रहा है दोस्तों शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा में होती है, तो याद रखिए दोस्तों कैफीन। ठीक है, शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है, तो याद रखिए दोस्तों कैफीन की। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, कह रहा है कि कैफीन क्षारब उपस्थित रहता है तो चाय और काफ़ी दोनों में। क्या है, कैफीन क्षारब उपस्थित रहता है तो चाय और काफ़ी दोनों में। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा है दोस्तों कैफीन क्षारब उपस्थित रहता है, तो याद रखिए चाय और काफ़ी दोनों में। ठीक है, कैफीन क्षारब उपस्थित रहता है चाय और काफ़ी दोनों में। अगला देखिए कि चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है, तो याद रखिए दोस्तों कैफीन। ठीक है, कह रहा है कि चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है दोस्तों, तो याद रखिए कैफीन। ठीक है, चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है दोस्तों, तो याद रखिए कैफीन। अगला पॉइंट देखिए कि समुद्री घास खरपतवार मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है, तो आयोडीन का। ठीक है, समुद्री घास खरपतवार मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है, तो याद रखिए दोस्तों आयोडीन का। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे दोस्तों, कह रहा है समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं, तो याद रखिए आयोडीन के। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, कह रहा है कि पादप उत्पाद हैं, तो याद रखिए दोस्तों कपूर, कासनी यानी कि चिकोरी एवं वनीला। ठीक है दोस्तों, फिर याद रखिए कि पादप उत्पाद हैं, तो याद रखिए दोस्तों कपूर, कासनी यानी कि चिकोरी एवं वनीला। ठीक है, पादप उत्पाद हैं तो कपूर, कासनी, चिकोरी एवं वनीला। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, बार बार पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है, यहाँ ध्यान से देखिए सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा है दोस्तों कि केसर मसाला यानी कि सैफरन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का भाग उपयोग में लाया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों वर्तिका ग्रेया स्टिग्मा। ठीक है, कह रहा है केसर मसाला सैफरन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का भाग उपयोग में लाया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों वर्तिका ग्रेया स्टिग्मा। ठीक है दोस्तों, चलिए कह रहा है दोस्तों हींग सुहागा एवं शिलाजीत में से वृक्ष से प्राप्त किया जाता है दोस्तों, तो याद रखिए हींग। क्या है, हींग सुहागा एवं शिलाजीत में से वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिए हींग। क्या है, हींग सुहागा एवं शिलाजीत में से वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिए हींग। अगला देखिए सही उत्पाद सुमेलित है, तो अफीम और स्रोत, अफीम प्राप्त होता है दोस्तों फल से। क्या है, अफीम प्राप्त होता है फल से। हींग प्राप्त होता है दोस्तों जड़ एवं राइजोम से। क्या है, हींग प्राप्त होता है जड़ एवं राइजोम से। रबर प्राप्त होता है दोस्तों तना से। क्या है, रबर प्राप्त होता है तना से। कुनैन प्राप्त होता है दोस्तों छाल से। ठीक है, फिर देखिए अफीम प्राप्त होता है दोस्तों फल से। क्या है, अफीम प्राप्त होता है दोस्तों फल से। हींग प्राप्त होता है जड़ एवं राइजोम से। रबर प्राप्त होता है दोस्तों तना से। कुनैन प्राप्त होता है दोस्तों छाल से। फिर देखिए अफीम प्राप्त होता है फल से, अफीम प्राप्त होता है फल से। हींग प्राप्त होता है जड़ एवं राइजोम से। हींग प्राप्त होता है जड़ एवं राइजोम से। रबर प्राप्त होता है दोस्तों तना से। रबर प्राप्त होता है दोस्तों तना से। और कुनैन प्राप्त होता है दोस्तों छाल से। ठीक है दोस्तों, कुनैन प्राप्त होता है दोस्तों छाल से। चलिए दोस्तों अगला देखेंगे, कह रहा है दोस्तों कि हींग प्राप्त की जाती है, तो याद रखिए राइजोम यानी कि रूपांतरित तना के स्राव एवं जड़ों के निष्कर्षण से। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि हींग प्राप्त की जाती है तो राइजोम यानी कि रूपांतरित तना के स्राव एवं जड़ों के निष्कर्षण से। क्या है, हींग प्राप्त की जाती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखिए हींग प्राप्त की जाती है, ध्यान से देखिए हींग प्राप्त की जाती है दोस्तों तो राइजोम यानी कि रूपांतरित तना के स्राव एवं जड़ों के निष्कर्षण से। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए अफीम जिस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है, तो याद रखिए दोस्तों अवसादकारी। ठीक है, अफीम जिस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है, तो याद रखिए दोस्तों अवसादकारी। चलिए अगला देखिए दोस्तों, मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ प्राप्त होता है, तो याद रखिए नीम से दोस्तों। क्या है, मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ प्राप्त होता है दोस्तों, तो याद रखिए नीम से। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ प्राप्त होता है नीम से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, कह रहा दोस्तों कांग्रेस घास, एलिफेंट घास, लेमन घास और नट घास में से प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में उपयोग किया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों लेमन घास। क्या है, कांग्रेस घास, एलिफेंट घास, लेमन घास और नट घास में से प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में उपयोग किया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों लेमन घास। क्या है, कांग्रेस घास, एलिफेंट घास, लेमन घास, नट घास में से प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में उपयोग किया जाता है, तो याद रखिए लेमन घास। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, पूछा गया प्रश्न है कि अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है, तो याद रखिए शशक खरगोश की एक प्रजाति
प्रजाति से। ठीक है दोस्तों, अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है तो सशक खरगोश की एक प्रजाति से। क्या है? अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है तो याद रखिए सशक खरगोश की एक प्रजाति से। अगला देखिए, किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है तो याद रखिए मोरेसी। क्या है? किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है तो याद रखिए मोरेसी। किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है तो याद रखिए मोरेसी। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व उपस्थिति के कारण है तो याद रखिए फिनाल एवं फ्लेवनाइड की। क्या है? फिनाल एवं फ्लेवनाइड की। ठीक है दोस्तों, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व उपस्थिति के कारण है तो याद रखिए फिनाल एवं फ्लेवनाइड की। अगला देखिए दोस्तों, ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है यहाँ देखें, कह रहा है दोस्तों ऑक्सीटोसिन तो याद रखिए हार्मोन है। एस्पार्टम दोस्तों संश्लेषित मधुरक है दोस्तों। नियोप्रीन हमारा विशिष्ट रबड़ है दोस्तों, और रेयान हमारा विनिर्मित फाइबर है दोस्तों। फिर देखिए, ऑक्सीटोसिन हमारा दोस्तों हार्मोन है, एस्पार्टम हमारा संश्लेषित मधुरक है, नियोप्रीन हमारा विशिष्ट रबड़ है, और रेयान हमारा विनिर्मित फाइबर है। ऑक्सीटोसिन हमारा हार्मोन है, एस्पार्टम संश्लेषित मधुरक है दोस्तों, नियोप्रीन हमारा विशिष्ट रबड़ है, रेयान हमारा विनिर्मित फाइबर है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, एस्पार्टम संश्लेषित मधुरक है, नियोप्रीन विशिष्ट रबड़ है, और रेयान हमारा विनिर्मित फाइबर है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम लोगों ने पादप कार्यकी का भी जो टॉपिक था उसको पूरी तरीके से हम लोगों ने कवर कर लिया है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार अब जो हमारी अगली वीडियो होगी वह दोस्तों होगी हमारा अगला न्यू टॉपिक। यहाँ देखिए दोस्तों, हमारा अगला नया टॉपिक होगा वह है दोस्तों रोग एवं उपचार का। ठीक है, अब जो अगली वीडियो हम लोग बायो में स्टार्ट करेंगे वह है दोस्तों हमारा रोग एवं उपचार, जिससे बहुत सारे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रोग एवं उपचार। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने जो पादप कार्यकी का हमारा बायो के तहत चैप्टर था उसको पूरी तरीके से सारे टॉपिक को हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो से आप लोग जो पादप कार्यकी का चैप्टर है उसको पूरी तरीके से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के भी शेयर करें, और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। ठीक है, और ऐसे ही अच्छे से अच्छे कंटेंट हम दोस्तों अपने चैनल पे आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, लगातार पढ़ते रहें। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।